इंदौर के मऊ में चैंपियंस ट्रॉफी के जश्न में हंगामा, जीत के जुलूस पर पथराव, आगजनी के बाद तनाव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में युवक की हत्या, रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हुई हत्या। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च, शोभा यात्रा से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। संभल में आज खेली जा रही है होली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, गुलमर्ग फैशन शो को लेकर सदन में भारी हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी दलों के नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों से शांत होने की अपील की। दोनों सदन में इस समय प्रश्नकाल चल रहा है, जिसमें सांसद अपने सवाल पूछ रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। इस दौरान वे काफी भड़क गए और बोले, चर्चा करना सीखो। विपक्ष तैयार हो तो इससे अच्छा क्या बात है। लोकतंत्र की आज की आवश्यकता भी यही है कि विपक्ष एक स्वस्थ चर्चा करे और सत्ता पक्ष को घेरे और सत्ता पक्ष उसको अपने अच्छे कार्यों की जानकारी देके उसको संतुष्ट करे। लेकिन विपक्ष तैयार कहाँ रहता है? विपक्ष तैयार तो हंगामा के लिए रहता है, अपशब्दों के लिए रहता है, शोर शराबे के लिए रहता है, सदन में बाधा डालने के लिए रहता है। तो विपक्ष से आप अगर कोई उम्मीद कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है, कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। जिस तरह से सरेआम गोलियां मार के हत्या की जा रही, बारातें रोकी जा रही हैं, लोगों पे गोलियां चलाई जा रही, कत्ल किया जा रहा है, धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस और सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा एक जैसी हो रही है। उससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हमारा प्रोटेस्ट था, पूरे देश में है, सभी प्रदेश मुख्यालयों पर है, लेकिन कल जब मैं बिहार से लौट रहा था तो मुझे जबरन जो है डिटेन करके फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं घर पे डिटेन किया गया। जो घर से निकल गए उनको जो है ट्रेन रेलवे स्टेशन पे और टोल नाके पे जो है बसों को रोका गया है। हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और हजारों कार्यकर्ता तमाम चुनौतियों का सामना करते लखनऊ पहुंचे हैं सरकार से जवाब मांगने की। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण देते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पिछड़े सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित। इसका आप कुर्सी से क्यों चिपके हुए हो जब आप इन लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? ये सब अन्याय के खिलाफ आज हमारा आंदोलन है। जब मुझे रोक दिया गया तो मैं पार्लियामेंट आके जो है मैं पार्लियामेंट के जरिए और अंदर हाउस में भी इसी तरह अपनी बात रखूंगा जिस तरह यहाँ बात रख रहा हूँ, क्योंकि ये अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे। और जिन साथियों ने इतनी परेशानी के बाद भी लखनऊ कूच किया है, मैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला तो अब तक कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, और दूसरा जो कांग्रेस महिला विंग की जो वहां पे कार्यकर्ता थी, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था, उस प्रदर्शन की अध्यक्षता कौन कर रहा था और उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महिला पत्रकार की मौत को लेकर लगातार विवाद बढ़ता नजर आया, संसद के अंदर भी इसी को लेकर आवाज जो है वो उठती नजर आई थी। मगर यहाँ पर बात करें जिसको लेकर कानूनी कार्रवाई की, तो उसको लेकर अभी तक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल जो है विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार उसका जवाब भी देने की कोशिश करती नजर आ रही है। जी तो राजीव, यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहा था? महिला विंग जो कार्यकर्ता थी, जैसे कि मैं सवाल दोहराना चाहूंगी। और दूसरी चीज, प्रदर्शनकारी जो वहां पर थे उनसे क्या आपने बातचीत की है, क्या कहा उन्होंने?
देखिए, महिला विंग की अध्यक्ष की बात करें तो उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाए जाते हैं, क्योंकि एक महिला पत्रकार की इस तरीके से मौत हो जाती है, उसके ऊपर हमला किया जाता है, इसको लेकर जरूर जरूर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर है। मगर यहाँ पर बात करें महिला विंग के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष की तरफ से अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं मिलता नजर आ रहा है। मगर इसी को लेकर हंगामा जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है, और आज प्रदर्शन करने के लिए भी कहीं ना कहीं कहा गया था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी लगातार संसद में आज हंगामा हुआ। वहां पे प्रदर्शनकारियों का भी यही कहना था कि महिला आरक्षण को बढ़ाने पे आज हंगामा होगा। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है भारत में, उस पर भी कांग्रेस नेताओं का यही बयान आया था कि हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। देखिए, आरक्षण को बात करें, यहाँ पर महिला आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, आरक्षण की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद में भी आज हंगामा जो है वो देखने को मिला। मगर इसी हंगामे के बीच कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना बचाव भी करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। जी राजीव, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार के दूसरे सेशन में संसद में पेश किए जाएंगे? पहला तो आज तो पक्का था कि वक्फ संशोधन विधेयक है वो पारित होगा, उस पर क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, या फिर कहीं महिला आरक्षण को लेकर, या फिर और मुद्दों को लेकर बात करें, जो क्योंकि तमाम ऐसे बिल थे वो सदन के अंदर आज पेश करने थे, मगर लगातार जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कैसे हंगामा किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिलों को पास कराने की प्रक्रिया जो है वो अब आगे आगे भी अपनाती नजर आएगी, क्योंकि आज दूसरे सत्र की पहली शुरुआत है, तो लगातार उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। आप देख रहे होंगे कितने बिलों को लेकर सरकार जो है वो अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। जी राजीव, यहाँ पर जेपी नड्डा का भी आक्रामक रूप देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को कहा कि चर्चा करना सीखिए, इस तरीके से सदन नहीं चलता है। विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है, अगर जब सकारात्मक चर्चा होती है तो फिर जनता के लिए भी कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है। देखिए, चर्चा को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के ऊपर भी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष की भूमिका रहती है, और विपक्ष जो है वो अगर सहयोग करे तो कहीं ना कहीं चर्चा भी जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती है, मगर अभी तक चर्चा नहीं हो पा रही है। लगातार कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, और यही हंगामा शायद आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी राजीव, मणिपुर के मुद्दे पर भी जानकारी दे दीजिए, आज क्या रहा? आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली थी मणिपुर पर। देखिए, मणिपुर हमले की बात करें, मणिपुर के मुद्दे को लेकर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं संसद के अंदर ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। लगातार कहीं ना कहीं आरोप जो है विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं, मगर विपक्ष के सवालों के जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तरीके से नहीं दिए जाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर देखने को मिलता है, और यही चीज अब की बार भी सदन के अंदर देखने को मिल रही है। और इससे बचाव, यानी कि सत्ता पक्ष जो है वो अपना बचाव किस तरीके से कर पाएगी, लगातार कहीं ना कहीं जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से जवाब दे पाएगी, ये जरूर देखना होगा। मगर विपक्ष के हाथ में काफी ऐसे मुद्दे लग चुके हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर विपक्ष देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बजट सत्र का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया। आपको बता दें ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें लोकसभा में राहुल गांधी ने मांग की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा में राहुल गांधी के द्वारा वोटर लिस्ट पर चर्चा करने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया। आज से ये बजट सत्र शुरू हो गया है, जहां पर आज लोकसभा में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की ये मांग, लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया। वहीं आपको बता दें इस बार काफी हंगामेदार रह सकता है ये दूसरा चरण, इस वजह से लोकसभा में राहुल गांधी ने ये मांग की है, वोटर लिस्ट पर चर्चा की राहुल गांधी के द्वारा मांग की गई है। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है
कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक लखनऊ के लोक भवन में हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें विकास योजनाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में नई सरकारी नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर खास जोर दिया गया। तो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है। आपको बता दें, लखनऊ के लोक भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें विकास योजनाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में नई सरकारी नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर खास जोर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बड़े सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ये आज की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, शिक्षा, रोजगार और उद्योगों पर मुख्यमंत्री का खास ध्यान बताया जा रहा है। आपको बता दें, कई ऐसे मुद्दे रहे जो इस बार बैठक में उठाए गए हैं, इन पर चर्चा हुई है। बैठक में विकास योजनाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में नई सरकारी नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर भी जोर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह रेड मारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य भर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें चैतन्य बघेल के ठिकाने भी शामिल हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। वहीं सुबह सुबह हुई इस रेड के बाद रायपुर समेत पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि ईडी की कई टीमें एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच की जा रही है। अपने बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। ये सारा राजनीति से प्रेरित है। आप देख रहे हैं, पहले से ही कोशिश की गई उनको टारगेट करने की, चुनाव से पहले कैसे किया गया, और अब ये उसी का सिलसिला जारी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ये सरकार ईडी का इस्तेमाल करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीजों से दबने वाली नहीं है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्यवाही की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेंगे। अखिलेश, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? क्या अभी भी रेड जारी है? कुल कितनी जगहों पर छापेमारी सुबह से कर चुकी है ईडी? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उनके घर पे छापेमार कार्रवाई हुई है और उनके जो भिलाई निवास
जो टीम है पदम नगर स्थित, उसमें छापामार कार्रवाई की गई है। लगभग सुबह से ही जो 4 गाड़ी में ईडी की जो टीम है वो पहुंची हुई है और चैतन्य बघेल से जुड़े हुए जो समय जो 14 ठिकाने हैं उनकी जांच में लगी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि जो ईडी शराब घोटाले मामले के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, लगभग 21 करोड़ की जो लाभकारी है चैतन्य बघेल का भी नाम उसमें सामने आया है। उसी को लेकर के जो 14 ठिकाने हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें नेहरू नगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल किशोर राइस मिल, सुनील अग्रवाल जो सहेली ज्वेलर्स के हैं, बिल्डर अजय चौहान, इन तमाम लोगों की यहाँ जो छापेमार कार्रवाई हुई है। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से शराब घोटाले के जो मामले हैं उससे जुड़े हुए तार हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, बिट्टू जो है, उनके ऊपर नाम आ रहा है और निश्चित तौर पे संदेही के रूप में उसको उठाया भी जा रहा है और पूछताछ के बाद ही समक्ष जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब समझने वाला यह भी है कि क्या ये जो तार है शराब घोटाले से सीधा लिंकअप है या फिर क्या जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो नहीं किया जा रहा है, ये अब भी संदेहास्पद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे से सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों समेत 14 जगहों पर ईडी की छापेमारी सुबह से ही जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाए। मंत्रिपरिषद की आज सहमति मिल गई है। ये भी अपने आप में ठीक है। इसके अलावा जो कताई मिल थी, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोजन को निःशुल्क हस्तांतरित की जा रही है। ये हमारे अभी एमओयू हुए लैंड बैंक बनाने की दृष्टि से ये कि लैंड बैंक बनाने की दृष्टि से ये लगभग 400 एकड़ जमीन थी, उसको हस्तांतरित किया जा रहा। 451 ये अलग अलग जी। कताई मिल मेन रूप से तो कानीपुर में थी। ये महमूदाबाद 71.02 एकड़, फतेहपुर 55.31 एकड़, मऊआइमा प्रयागराज 85. बहादुरगंज गाजीपुर 78.92 एकड़, कमफिल फर्रुखाबाद 82.15 एकड़, 78.56 एकड़। ये 451.20 एकड़ लैंड जो है ये यूपी सीडा को हस्तांतरित की जा रही है ताकि इसके सिरे से उद्योग लग सके। इसके अलावा ये आज मंत्री परिषद जो हमारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो 10 स्मार्ट सिटी तो केंद्र ने घोषित और 7 स्मार्ट सिटी हैं वो हमारे राज्य ने घोषित किए थे। उन सबके लिए 1919-20 में ये योजना लागू की गई थी 5 साल तक। अब इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया। ये जिले हैं गाजियाबाद, मेरठ, फैजाबाद,
अयोध्या, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर, ये इसका पीरियड और बढ़ा दिया गया, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जी जिले तो बोले हमने आपको, जितने नगर निगम बचे हुए हैं। दो साल के लिए, 5 साल जब ये गई थी तो 5 साल था इसका, 2 साल के लिए इसका समय बढ़ा दिया। अब 2 साल राज्य स्मार्ट सिटी, इसका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया हो, 5 साल। गोरख, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर, ये आज की जी शाहजहांपुर नगर। और आज आपने आज इस बैठकर शोभा बढ़ाई। ऐसा है क्या है होता जी, उस पर निशान तो लगा नहीं था, वो हमारे पास वो भी नहीं है। जो आपने दिए थे वो हो गए। जी हैं किसका? मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, काफी जागरूक है। I do thanks and as well as congratulate you. जी किसमें मंडल की बैठक में तो मुख्यमंत्री जी के को अभिनंदन किया गया कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 66 करोड़ 30 लाख लोगों की उपस्थिति के साथ सफल संपन्न हुआ। ये दुनिया का ऐसा अभूतपूर्व इवेंट है, एक मॉडल बन के उभर के आया है और इसने पहचान देश और दुनिया में बढ़ाई है, कीर्तिमान स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है और हर तरह से सनातन की भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, इसलिए मुख्य लिए बधाई भी दी गई। और सरकार के 8 साल 25 तारीख को उसके संबंध में भी मैं आपसे विदा चाहूंगा। सभी जी अच्छा किया है और आगे अच्छा और करें। धन्यवाद जी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज ऑन द टॉप, ये लाइन इस वक्त टीम इंडिया पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि हमारी चैंपियन टीम इंडिया 9 महीने में ही दूसरी बार आईसीसी का टाइटल अपने नाम कर लिया। रोहित ब्रिगेड ने कल दुबई में न्यूजीलैंड की टीम से 25 साल का हिसाब भी बराबर कर लिया। कल यानी कि 9 मार्च को टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जिसके बाद पूरे देश में शानदार जश्न चल रहा है। क्या अभिनेता और क्या नेता और क्या ही आम जनता, हर कोई इस समय समय जीत की होली मना रहा है और शाबाश टीम इंडिया और टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहा है। Congratulations Team India for winning the Champions Trophy. We knew it's going to happen because we know that you're the best. Congratulations हर एक प्लेयर को दिल से सलाम कि आप ऐसे ही जीते रहो because you are the real champions and this is just the beginning of a great year ahead. Congratulations. बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई, हृदय प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत बधाई पूरे हिंदुस्तान को और पूरी इंडियन टीम को, सारे लोगों ने जिन्होंने पूरा तन मन से खेल के ये ट्रॉफी इंडिया के नाम की। I know, I'm so excited. Actually, when I was entering, I heard some a lot of shouting and hooting, and I thought, "कौन enter किया है?" And then somebody told me that India has won, and yeah, of course, yeah, and it's the happiest. I think it's double celebration. Tonight, I won yesterday, but वो अलग बात है यार. अभी India has won. That's a bigger deal. Very, very proud and so happy. And I think we're not only celebrating IFA 25 years tonight, but more than that, I think we're celebrating India's victory. तो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर है। आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी के अयोध्या से, कर्नाटक के कलबुर्गी से, राजधानी दिल्ली से, जहां पे आपको बता दें जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। नागपुर महाराष्ट्र से भी आप देख रहे हैं, वहीं यूपी के अयोध्या से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देश की अलग अलग कोनों से, जहां पर टीम इंडिया के जीत की जश्न मनाई जा रही है। कल रात से ही पूरा भारत जीत के जश्न में डूबा हुआ है। अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, पटाखे भी फोड़ते हुए नजर आए, वहीं मिठाइयां भी एक दूसरे को खिलाते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।